आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लेसन 4 मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों अथवा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र का एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ दो को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्रकृति, आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की चुना जाता है। पैमाना स्थल या वास्तविक दूरी का मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम
जैसे कि ये दे रखा है उत्तर पूर्व पश्चिम, ये सारी दिशाओं के बारे में दे रखा है, लेकिन इनके बीच में भी दिशाएं बना रखी हैं, दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जिसे ऊ और पू से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे ये लिखा है ऊ और पा, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया, ये ऊ और पू मतलब उत्तर और पूर्व, ऐसे करके दिशाओं को बताया गया। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति को पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। का विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, ये विकास के घर का हमें ब्यौरा दिया गया है और इसमें बताया गया है कैसे कैसे हमने करना है। विकास का घर यहाँ पर है, तो उसमें सामुदायिक के बारे में बताया, सामुदायिक केंद्र कहाँ पर है, खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। हम दिक्सूचक यंत्र की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़कों, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करते हैं, दर्शाते जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ रेलवे लाइन को, बड़ी लाइन जो मीटर वाली लाइन जो होती हैं उनको ऐसे दर्शाते हैं, और सड़कें जो होती हैं, जहाँ पक्की सड़कें होती हैं तो उनमें सीधी लाइनें होती हैं, जहाँ कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ ब्रेक कर करके सीमा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जिला कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, इनको इस चिन्हों से दर्शाते हैं। नदी, कुआं होता है तो इनको इन चिन्हों से दर्शाते हैं। मंदिर को मंदिर के चिन्ह से, गिरजाघर को, मस्जिद को, छतरी को छतरी इस तरीके से दर्शाते हैं, और पोस्ट ऑफिस वगैरह को इस तरीके से दर्शाते हैं। और जहाँ पर बस्ती है या फिर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को इस तरीके से, बस्ती को इस तरीके से दर्शाते हैं। पेड़ होते हैं तो उनको इससे दर्शाते हैं, घास को इस तरीके से दर्शाते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर
बुक ख़त्म होने पर आपको PDF के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।